हेलो दोस्तों, भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं भैया। आगे मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम का ये दूसरी क्लास है। बहुत शानदार सा सेशन होगा, मजा आएगा आप सभी को। आज सब भैया आज हम सीखेंगे पूरी संख्याओं के विषय में, जो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था संख्याओं के बारे में। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। चलो देखते हैं, ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। मैंने आपसे कहा था कि संख्या पद्धति में जैसे कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो फंडामेंटल डिजिट से होती है। मैंने ये बात आपसे की थी, फंडामेंटल डिजिट से। फंडामेंटल डिजिट से यानी कि मूलभूत अंकों के द्वारा शुरुआत होती है ना भाई। किसके द्वारा शुरुआत होती है? मूलभूत अंकों के द्वारा शुरुआत होती है। और मूलभूत अंक में कौन कौन से अंक हैं ये मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि मूलभूत अंक में कौन कौन से अंक हैं। जैसे कि फंडामेंटल डिजिट्स के विषय में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो फंडामेंटल डिजिट्स हैं, इट इज द सेट ऑफ ऑल 10 नंबर्स, है ना। कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये इन्हीं का सेट है, 0 से लेकर 9 तक का सेट है भैया। तो यही फंडामेंटल डिजिट्स होता है, यही मूलभूत अंक होते हैं। तो ये कहानी आपके सामने दिख रही है। अब बारी आती है कि जो नंबर बनाए जाते हैं वो कौन से नंबर होते हैं। जैसे डिराइव नंबर, डिराइव नंबर यानी कि व्युत्पन्न संख्या। जो संख्या उत्पन्न की जाती है उन्हें व्युत्पन्न संख्या कहा जाता है। जो संख्या उत्पन्न की जाती है उन्हें व्युत्पन्न संख्या कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं डिराइव नंबर के विषय में, वे संख्याएं जिन्हें मूलभूत अंकों द्वारा वे संख्याएं जिन्हें मूलभूत अंकों द्वारा स्थानीय मान, बड़ा ही अच्छा नाम है ये, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू की मदद से वे संख्याएं जिन्हें मूलभूत अंकों द्वारा स्थानीय मान प्लेस वैल्यू की मदद से बनाया जाता है उन्हें व्युत्पन्न संख्या कहा जाता है। उन्हें व्युत्पन्न संख्या कहा जाता है भैया। तो क्या कहा आपने? वे संख्याएं जिन्हें मूलभूत अंकों द्वारा, कैसे? मूलभूत अंकों द्वारा स्थानीय मान की मदद से, प्लेस वैल्यू की मदद से बनाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? डिराइव नंबर कहते हैं भैया। जैसे कोई भी नंबर है ना, जैसे मैं एग्जांपल में आपको दिखाऊं, जैसे सपोज करो एक नंबर लिखा हुआ है 87। अब ये नंबर कैसे फॉर्म हुआ है, 87 कैसे बना है, कैसे 87 को बनाया गया है, ये सारी बातें यहां से आपको समझ में आएंगी। देखो 87 का मतलब होता है 7 का स्थानीय मान इकाई स्थान पे तो 7 गुणे 1, 8 का स्थानीय मान दहाई स्थान पे तो 8 गुणे 10, 8 दहा में ये 80 है और 7 एक कम 7 है। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका नंबर 87 बनता है। तो कोई भी नंबर इसी तरह से फॉर्म किया जाता है, चाहे वो नंबर कितना भी डिजिट का हो, वो फॉर्म जो होगा वो इसी तरह से होगा भैया। जैसे ये आपको दिख रहा है, जैसे मान लो कहीं पे 786 है, हाउ इट इज फॉर्म। 786 को कैसे बनाया जाए? तो आपने कहा 6 का स्थानीय मान 6 गुणे 1, 8 का स्थानीय मान 8 गुणे 10 और 7 का स्थानीय मान 7 गुणे 100। प्लस प्लस करना है, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 6। 780 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो 786 बन जाएगा। तो कोई भी नंबर इसी तरह से फॉर्म किया जाता है भैया, जो आपके सामने दिख रहा है।
इसी तरह से फॉर्म किया जाता है। तो जो भी नंबर इस तरह से फॉर्म किया जाएगा उसे ही क्या कहेंगे हम? व्युत्पन्न संख्या कहेंगे। ये व्युत्पन्न संख्याएं इस तरह से इन्हें बनाया जाता है स्थानीय मान की मदद से। कैसे बनाया जाता है? स्थानीय मान की मदद से। तो जैसे मान लो अभी मैंने कहा कि माना 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट का कोई नंबर है, सपोज करो कि 2 अंक की संख्या 2 डिजिट का कोई नंबर है। मान लो 2 डिजिट की कोई संख्या है XY, 2 डिजिट की कोई संख्या है XY है सपोज करिए। तो अब इसे कैसे बनाया गया है आप बताइए? तो आप इसको कहेंगे कि स्थानीय मान इसका y गुणे y1 और 10 गुणे x यानी 10x। तो ये नंबर कुछ इस तरह से बनाया गया होगा 10x प्लस y। अगर कोई 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट्स, तो ये कैसे फॉर्म किया होगा? 3 डिजिट्स का नंबर कैसे फॉर्म किया होगा? थ्री डिजिट का नंबर कैसे फॉर्म हुआ होगा? तो देखो मैं बता रहा हूं 3 डिजिट का नंबर कैसे फॉर्म हुआ होगा। जैसे XYZ है, अब XYZ कैसे फॉर्म हुआ होगा आप बताओ? तो Z का स्थानीय मान Z, Y का स्थानीय मान 10Y और X का स्थानीय मान 100X। इस तरह से ये बनाया गया है। समझ में आ रही भैया? बताओ समझ में आ रही है? 3 डिजिट का नंबर है तो वो इस तरह से फॉर्म होगा XYZ, मतलब 100X प्लस 10Y प्लस Z। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी संख्या 4 डिजिट का होगा वैसे ही फॉर्म होगा, 5 डिजिट का होगा वैसे ही फॉर्म होगा। तो कोई भी संख्या इसी तरीके से फॉर्म की जाती है जैसा यहां पे आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो याद रहे कोई भी संख्या इसी तरीके से फॉर्म होगी और किसी भी संख्या के स्थानीय मान और जातीय मान का स्थानीय मान का मान निकाल के उसे उत्पन्न किया जाता है। तो ये रही आपकी व्युत्पन्न संख्या। अब आपके सामने एक नाम आया स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। हम डिस्कस करते हैं स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होगा। देखो आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, मैथ की जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा। ये तो अभी मैं थियोरेटिकल चीज आपको बता रहा हूं, पहले मुझे आपको बेस से बहुत ज्यादा मजबूत करना है, उसके बाद सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना? तो पहले बस आप अभी ध्यान से अपनी नोटबुक कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरी क्लास में और शानदार तरीके से एक शानदार नोट्स बनाते चलो। देखो स्थानीय मान क्या होता है? 2 तरह के मान होते हैं, एक मान होता है स्थानीय मान, दूसरा मान होता है जातीय मान। ऐसा मान जो उसके स्थान को बताए वो स्थानीय मान होता है। जैसे कोई भी नंबर है, अब इसका स्थानीय मान आप निकाल सकते हैं। बचपन से हमें सूट वाली मैडम ने सिखाया था निकालना। 6 गुणे इकाई स्थान पे तो 6 गुणे 1 यानी कि 6 होगा। 7 गुणे दहाई स्थान पे 7 गुणे 10 यानी कि 70 होगा। और 5 गुणे सैकड़ा के स्थान पे तो 5 गुणे 100 यानी कि 500 होगा। इन सब का स्थानीय मान आप आसानी से निकाल ले रहे हो। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी जा रहा है, मानेगा नहीं ये। लो हम तुमसे भी ज्यादा चालाक हैं। चलो इस तरह से बनाया जाता है भैया, इस तरह से जैसे आपके सामने दिख रहा है 576। और भी कोई नंबर दे दूं, जैसे सपोज करो अब इसके प्रत्येक पद का स्थानीय मान निकालना टू मच इजी। लेट्स सी। 1 का स्थानीय मान 1 गुणे 1 यानी कि 1 होगा। 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 10 यानी कि 50 होगा। 7 का स्थानीय मान 7 गुणे 100 यानी कि 700 होगा। 8 का स्थानीय मान 8 गुणे 1000 यानी 8000 होगा।
और 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 10,000 तो 20,000 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आपने देखा कि सभी पदों का आप स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हो। बहुत आसान होता है। गुणे इकाई गुणे दहाई, ये इकाई होता है, यहां से चलता है। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000 है, फिर लाख होगा, 10 लाख होगा, ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब यहां समझो, इकाई है और इसका स्थानीय मान बताना है तो 1 गुणे 1 कर देंगे तो इस इकाई का स्थानीय मान 1 आ जाएगा। 5 का 5 गुणे 10 कर देंगे तो 50 आ जाएगा, जो इसका स्थानीय मान हो जाएगा। 7 गुणे 100 कर देंगे तो 700 इसका स्थानीय मान, 8 गुणे 1000 8000, और ये इस तरह से आपने देखा कि इनका स्थानीय मान आसानी से आप निकाल ले रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ये भी सीख लिया आपने। अब जैसे मान लो कोई बड़ा बड़ा नंबर आ जाए तब क्वेश्चन, ऐसा मान लो लिखा हो, है ना, में 7 का स्थानीय मान। ऐसा प्यारा सा सवाल आ गया, का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है भैया, देखो यहां से समझो जरा। 5 7 3 2 5 7 3 2 1 8 9 4 6 का स्थानीय मान बताना है, किसका? 7 का। अब 7 कहां है जरा देखो, ये रहा 7। ये रहा 7 भैया, ये। अब इसका स्थानीय मान बताना है। अब इसका स्थानीय मान बताना है तो कैसे करोगे? 7 गुणे, उसके बाद सोचोगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, पता नहीं करोड़, क्या क्या पढ़ोगे। ऐसा मत पढ़ो भाई, आसान कर लो सवाल को। 7 के बाद बस ये काउंट कर लो कि 7 के बाद कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने अंक है भैया? काउंट करो टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अंक हैं। 7 के बाद, 7 के बाद ये जो 7 दिख रहा है उसके बाद टोटल 7 डिजिट है। कितने? 7 डिजिट है भैया। अगर 7 डिजिट है तो इसके बाद में आपको 7 जीरो लगाने होंगे, 7 जीरो, बस 7 जीरो लगा दो, इसका स्थानीय मान आ जाएगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 7 करोड़ आएगा इसका स्थानीय मान। तो कोई भी संख्या हो, अगर उसका स्थानीय मान निकालना है आपको, अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, स्थानीय मान से सवाल पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्थानीय मान। तो देखिए मैं बता रहा हूं फिर से क्या होता है, समझो। जैसे मान लो कि 7 6 5 9 3 2 9 8 3 7 3 में, है ना, में 6 का स्थानीय मान। छह का स्थानीय मान क्या होगा? अब ये जो 6 दिख रहा है ना, इसका स्थानीय मान बताना है। देखो 7 6 5 9 3 2 9 8 3 7 3, 6 इसमें कहां है? ये रहा 6, और तो कोई 6 है नहीं, इसी का स्थानीय मान। तो 6 के बाद कितने जीरो लगाएंगे? काउंट करेंगे कितने डिजिट हैं 6 के बाद, 1 2 3 4, ऐसे काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है तो 9 जीरो लगा देंगे, ये इसका स्थानीय मान आ जाएगा। बात समझ में आ रही भैया? तो कहने का मतलब है कि जिस भी डिजिट के बाद आपको स्थानीय मान पूछ रहा है, जितने डिजिट हैं, जिसका भी स्थानीय मान आपसे पूछ रहा है, उसके बाद जितने डिजिट हैं सबका स्थानीय मान निकाल दो। सब क्या निकाल दो? स्थानीय मान निकाल दो। समझ में आ रहा है क्या सभी को? बताओ जरा, सभी को समझ में आ रहा है?
चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया। जैसे मान लो क्वेश्चन मान लो लिखा जाए, हाँ छोड़ो अभी, हाँ देख लो क्वेश्चन क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन। अच्छा देखो यहां से एक चीज और बताऊं आपको कि छोड़ो, दशमलव वाले स्थानीय मान, दशमलव वाली संख्याओं स्थानीय मान, दशमलव वाली संख्याओं के स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं यहां पे। चलो समझो। जैसे ये दशमलव वाली संख्या है, अब इनका स्थानीय मान बताना है आपको कि दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाले। तो देखो जैसे हमें नॉर्मल संख्या का अगर स्थानीय मान निकालना होता है तो क्या करते थे हम, गुणा 1 गुणा 10 गुणा 100 गुणा 1000 गुणा 10,000 गुणा लाख गुणा 10 लाख ऐसे करते चले जाते थे। ऐसे ही जब आपको दशमलव वाली संख्याओं के स्थानीय मान निकालने हैं तो यहां पर भी आपको वही काम करना है, लेकिन गुणा के बजाय भाग करना है। गुणा के बजाय क्या करना है, भाग करना है भैया। यहां पे आपको भाग की प्रक्रिया करनी है। चलो जरा गुणा के बजाय भाग करो, और भाग किधर से करना है, जहां दशमलव शुरू हो रहा है वहीं से, जहां से दशमलव संख्या की शुरुआत हो रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। जबकि अगर आप इकाई दहाई पढ़ते हो नॉर्मल संख्या में जो दशमलव वाली नहीं होती है, तो उसमें आप दाहिने तरफ से यानी पहले से इकाई दहाई, इसमें गुणा 1 गुणा 10 गुणा 100 गुणा 1000 करते हो। लेकिन जब दशमलव वाली संख्याएं होंगी तो आपको लेफ्ट साइड से गुणा भागे 10 भागे 100 भागे 1000 करना है। उसमें गुणा 1 से शुरुआत करते हैं, यहां भागे 10 से शुरुआत करेंगे। इसका जो स्थानीय मान आएगा वो 8/10 आएगा, इसका जो स्थानीय मान आएगा वो 6/100 आएगा, इसका जो स्थानीय मान आएगा वो 2/1000 आएगा, और इसका जो स्थानीय मान आएगा वो 1/10,000 आएगा। ये सबका स्थानीय मान आपने निकाल दिया। एकदम सिंपल तरीका है भैया स्थानीय मान निकालने का। अब इसको डेसिमल में भी चाहो तो बता सकते हो। इसका स्थानीय मान 0.8, इसका स्थानीय मान 0.002, इसका स्थानीय मान 0.06 और इसका स्थानीय मान 0.0001। बात समझ में आ रही भैया? ये रहे इनके स्थानीय मान दशमलव वाली संख्याओं के। जैसे देखो समझाता हूं और सी बातें, कैसे निकालेंगे इनका स्थानीय मान, कैसे बनाएंगे, कौन सी बातें कैसे करेंगे, ये सारी बातें आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। चलो यहां पे सुनो ध्यान से। जैसे मान लो कोई भी संख्या लिखी हो 0.675 ऐसा लिखा हो। अब इसका स्थानीय मान बताना है तो आप क्या कहोगे, 5/1000। इसका बताना है तो 7/100 और इसका बताना है तो 6/10। ऐसे निकालना है आपको स्थानीय मान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, जल्दी बताओ। जब दशमलव में चाहोगे तो 0.6, 0.07, 0.005 इस तरह से इनका स्थानीय मान निकलता है। तो चाहे दशमलव में पूछे चाहे भाग में पूछे, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। कोई भी पूछा आप आसानी से इस तरह इस वाले मेथड का यूज करते हुए कर सकते हो। सिंपल तरीका है एकदम। बताओ समझ में आ रहा है सभी को? दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान निकालना बहुत इजी भाई, सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो, एकदम आसान है आपके लिए। बस एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है,
चलो और देखता हूं। मान लो किसी ने कहा कि आप ना इस 8 का स्थानीय मान में 8 का स्थानीय मान, आठ का स्थानीय मान क्या होगा आपको सपोज करो ये निकालना हो, तो कैसे निकालोगे समझो। 8 का स्थानीय मान कैसे निकालोगे, सुनो ध्यान से। अब आप क्या कहोगे, ये जो 8 है ना इसको ध्यान से देखो। जैसे मैंने आपको वहां पे ट्रिक बताया था कि उसके बाद जितने डिजिट होते हैं, जैसे ये ट्रिक हमने आपसे डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस किया था कि 7 है, 7 के बाद जितने संख्या है उतने जीरो लगा दो, ये ट्रिक हमने डिस्कस किया था। ये 6 है, 6 के बाद जितनी संख्या उतने जीरो लगा दो, ये ट्रिक हमने डिस्कस किया था। वही वाली ट्रिक हमारी यहां पे भी लगनी है। पहले वाला है ना 5729186, इस 8 का स्थानीय मान बताना है, प्लेस वैल्यू। इस 8 का प्लेस वैल्यू बताना है। कैसे बताओगे, सुनो ध्यान से। 8 लिख दो, उसके बाद जरा काउंट कर लो कितने डिजिट हैं 8 से पहले। 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट है ना, तो 8 के पहले ऐसे 5 जीरो लगा दो। ये इसका आंसर होगा। जीरो तो यहां लगाते ही लगाते हैं। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा भैया। तो वही वाली ट्रिक यहां भी लगती है, ऐसा नहीं कि यहां के लिए कुछ अलग ट्रिक होगी या कोई अलग तरीका होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपने इससे पहले वाले सवाल में पढ़ा था, जो कॉन्सेप्ट आपने विदाउट दशमलव वाले में पढ़ा था, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी चलता है, बशर्ते थोड़ा सा बस ध्यान रखना होता है इन सब चीजों का। ठीक है, चलो और देखते हैं। जैसे मान लो चार का स्थानीय मान बताना है। वेरी 4, पहले 4 तो फाइंड आउट कर लो। देखो 27 पॉइंट में 289357146, यही है। अब इसमें 4 का स्थानीय मान बताना है भाई, एकदम सिंपल सी लॉजिक मैंने आपको बताया। 4 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू बताना है। 4 यहां लिख दो, 4 के पहले कितने डिजिट है बस काउंट कर लो। है एक चीज और, दशमलव से पहले काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो इससे पहले आपको 7 जीरो लगाने हैं। यही आएगा, 1 जीरो तो यहां वैसे भी लगाया जाता है। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा भैया। तो वही ट्रिक इसमें भी काम आती है, ऐसा नहीं कि वो वाली ट्रिक इसमें काम नहीं आती, बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाली ट्रिक है। जब नॉन डेसिमल डिजिट हो तो 8 के बाद जितने जीरो हैं, 8 के बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा दो, और अगर डेसिमल डिजिट है तो 8 से पहले जितने अंक हैं दशमलव तक उतने जीरो लगा दो, उसके आगे और उसमें उसके बाद लगाते हैं। सिंपल है ना एकदम। बताओ बताओ बताओ, अरे बोलो 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 है ना एकदम आसान सा। चलो तो चीजें बहुत ही इजी आपके लिए, और भी एक्सेस करके दिखाता हूं। क्वेश्चन 9432 पॉइंट में 2349 में 9 के 9
स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 9 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है भैया, है ना। ध्यान से देखो इस सवाल को, क्या लिखा हुआ है। 9 4 3 2 पॉइंट 2 3 4 9 9 4 3 2 9 4 3 2, मतलब जो इधर है उधर उसका उल्टा है। अपने को उल्टे सीधे से क्या लेना देना है। इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसका स्थानीय मान क्या होगा। तो 9 लिख दिया आपने। 9 से पहले कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3, 3 डिजिट हैं। तो 9 के पहले आप 3 ऐसे 0 लगा दो, ये इसका स्थानीय मान आ गया। उसके बाद एक और 9 है भैया, स्थानीय मानों का अंतर मतलब एक और 9 है, ये वाला। तो 9 लिखो। 9 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट हैं। तो 9 के बाद 3 0 लगा दो, इस तरह से। अब इन दोनों के बीच में अंतर आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर आएगा, देखो। ऐसे हमने 0.0000 लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या आएगा, देखो। इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा, यहां पे आएगा 1, यहां पे 9, यहां पे 9, यहां पे 9 पॉइंट में, फिर यहां पे 9, फिर यहां पे 9, फिर यहां पे 9, फिर यहां पे 8। और पता है इस तरह के जो सवाल बनते हैं ना भैया, इस तरह के जो सवाल बनते हैं, उसमें जो ऑप्शन आते हैं वो भी खतरनाक खतरनाक आते हैं। ऐसे ही कुछ ऑप्शन भी आते हैं। ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, बात समझ में आ रही ना। बात समझ में आ रही है। ये इस तरह का सवाल का आंसर होगा। तो ऑप्शन भी आपको ऐसे दिखेंगे कि जो लगेगा भैया हर ऑप्शन एक जैसा ही है, हर ऑप्शन में कोई ना कोई चेंज रहेगा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चेंज रहेगा। उस हल्के हल्के चेंज को आपको चेंज करने आना चाहिए, मतलब उस हल्के हल्के चेंज को आपको पकड़ने आना चाहिए, तभी जाके आप ऐसे सवालों में निजात पा सकते हैं और भैया ऐसे सवालों का आंसर बता सकते हैं। तो बहुत शानदार सवाल है भैया, इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसी पैटर्न पे बनते हैं आपके एग्जाम में और बनते रहेंगे। बताओ समझ में आ गया। स्थानीय मान, स्थानीय मान बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, बहुत सुंदर होता है। ठीक है, चलो अब बस करते हैं, बाकी आप देखेंगे आगे। एक और मान होता है जिसको कहते हैं जातीय मान। इसको अंकीय मान के नाम से भी पेपर में जाना जाता है। इसको वास्तविक मान के नाम से भी जाना जाता है। कई सारे इसके नाम होते हैं, अंकीय मान, जातीय मान, वास्तविक मान। ठीक है ना। अंग्रेजी में एक ही नाम है, वो है कौन सा, प्लेस वैल्यू। अंग्रेजी में एक ही नाम है और वो कौन सा है, प्लेस वैल्यू। बस बात समझ में आ रही है। चलो अब यहां समझो।
क्या होता है, क्वेश्चन के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, समझो। क्या होता है, बहुत इजी चीज है भैया, बहुत इजी चीज है, समझो। 97521 सबका जातिमान बताना। इसका जातिमान 1 होगा, इसका जातिमान 2 होगा, इसका जातिमान 5 होगा, और इसका जातिमान 7 होगा, और इसका जातिमान 9 होगा। ये जातिमान निकाल रहे हो। देखो यहां हमने गड़बड़ लिखा है, अभी सब प्लेस वैल्यू तो स्थानीय मान होता है ना, फेस वैल्यू होती है ये, फेस वैल्यू है ना, एकदम सिंपल है भैया, फेस वैल्यू। जातिमान, अंकीमान, वास्तविक मान, फेस वैल्यू, इसको फेस वैल्यू कहा जाता है। बताओ समझ में आ रहा है? बोलो बोलो बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आसान सी चीज है, एकदम प्यारी सी आसान सी चीज है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, आप ना समझ पाए, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है ये। चलो आगे बढ़े, इसके बाद आगे बढ़ जाएं। चलो अब यहां समझो, तो जातिमान स्थानीयमान आपने सीख लिया। जातिमान स्थानीयमान से सवाल बन सकते हैं एसएससी जीडी या एमटीएस जैसे एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल में कम चांस होते हैं, फिर भी सवाल एसएससी बनाते रहते हैं स्थानीयमान जातिमान से। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, पूछा नहीं जा सकता आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आसान सी चीज है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सुनो। अब जो हमारे देखो जो डिराइव नंबर थे, मैंने आपको चार्ट बना के दिया था सभी को, आप सभी के पास चार्ट है, मैंने कल कहा था कि वो चार्ट अच्छे से बना लेना, जो कल की क्लास का चार्ट था। तो मैंने आपसे कहा था कि वो जो चार्ट है, जो डिराइव नंबर है, वो 3 तरह का होता है। उसमें एक नंबर था वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। बात समझ में आ रही है? अब तक आपने क्या पढ़ा? देखो देखो, सबसे पहले कहां से संख्याएं बनती हैं ये आपने देखा, डिराइव नंबर के बारे में आपने कौन कौन सी संख्याएं उत्पन्न होती हैं, जो फंडामेंटल डिजिट्स हैं उनके बारे में जाना। फिर आपने डिराइव नंबर देखा कैसे बनाई जाती है डिराइव नंबर, वो भी आपने देखा। फिर स्थानीय मान एक बहुत ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। फिर स्थानीय मान में आपने ट्रिक भी सीखा कैसे लगाएंगे। फिर दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर दशमलव वाली संख्याओं में भी आपने ट्रिक सीखा, फिर उस पर एक बहुत शानदार सा सवाल भी किया। फिर आपने देखा जाति मान क्या होता है, जाति मान आप देख लिए हैं। अब आपको मैं पढ़ाने चल रहा हूं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं, देखो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा संख्याओं को छोड़ो, वास्तविक संख्याओं को छोड़ो, तो बात का बात है। पहले ये बताओ मेरे को कि कोई भी चीज वास्तविक क्या होती है, व्हाट इज द रियल। रियल क्या होता है, कोई भी मान रियल कैसे हो सकता है आप बताओ। रियल मान कैसे होता है भैया, रियल किसको कहते हैं, व्हाट इज द रियल, रियल मान किसको कहते हैं आप बताओ मेरे को जल्दी से, कि भैया कोई भी मान वास्तविक कैसे हो सकता है। वास्तविक मान किसे कहते हैं, वास्तविक चीज। जैसे कोई भी चीज वास्तविक है तो क्यों वास्तविक है भैया, उसका क्या क्या उसके पास रीजन है कि वास्तविक है। जैसे मोबाइल है, ये मोबाइल है मेरी सड़ी सी, इसको ये वास्तविक है ना, ये वास्तविक है। ये मार्कर है, ये वास्तविक है। ये पानी का बॉटल है, ये वास्तविक है। तो ये सारी चीजें, ये रिमोट है, ये वास्तविक है। ये सारी चीजें यहाँ पे जो रखी हैं ये वास्तविक हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं वास्तविक हूं, मैं इमेजिनरी नहीं हूं। मुझे कल्पना में नहीं देख रहे हो तुम, है ना, तुम्हारे सामने मैं बात कर रहा हूं, तो मैं एक वास्तविक हूं। तो ऐसी ही चीजें जो वास्तविक हैं, क्या सापेक्ष है। क्यों भैया, मैं अपने आप को ऐसे मार सकता हूं, मैं टच कर सकता हूं अपने आप को, मैं ऐसे तुम्हें झापड़ भी मार सकता हूं, है ना, मैं ऐसे कूद सकता हूं, ऐसे उछल सकता हूं, दौड़ सकता हूं, खा सकता हूं। मुझे फील कर रहा है कि मैं वास्तविक हूं। मैं मोबाइल, ये मार्कर को मैं कैसे जान गया मार्कर, क्योंकि मार्कर टच हो रहा है, इसको ऐसे मैं यहां पे कर रहा हूं तो ऐसे आवाज आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि ये वास्तविक है, ये वास्तविकता का प्रमाण दे रहा है। ठीक है भैया, तो वास्तविक संख्याएं जो हैं ये वास्तविकता का प्रमाण दे रही हैं।
ठीक है, रियल नंबर जो है ये वास्तविक संख्या का प्रमाण दे रही है भैया, इनको वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब यहां तक तो बात समझ में आ गई भैया कि वास्तविक संख्या यही होती है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को बहुत अच्छे से। वास्तविक संख्या तो हमें समझ में आ गई कि क्या होती है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है यह बात तो हमें समझ में आ गई। अब यहां समझो संख्या क्या है, वास्तविक गणित में वास्तविक संख्या कैसे होती है। तो मेरी एक बात जान लो, आज एकदम एकदम मोटी मोटी बात एकदम तुम्हें बता दे रहा हूं, जानते रहो। कोई भी संख्या आज तक, जितनी भी संख्याओं के बारे में आज तक आपने सुना है, जाना है, देखा है, कुछ भी जितनी भी संख्याओं के विषय में आज तक आपने जाना है, सुना है, देखा है, जाना है, वो सब की सब संख्याएं वास्तविक ही होती हैं। आज तक अपने लाइफ टाइम, आज तक आपने अपने लाइफ टाइम में जितनी संख्याओं के बारे में सुना होगा, जाना होगा, सबको सब हम वास्तविक संख्या ही कहेंगे। हर किसी संख्या को हम वास्तविक संख्या ही कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या को प्रमाण, अब इसको भी कोई प्रूफ चाहिए ना कि कोई चीज वास्तविक कैसे हो सकती है। ये होती है एक संख्या रेखा। ये होती है संख्या रेखा, नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जीरो होता है एकदम मिडल में, इसके इस साइड जो होता है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जो इसके इस साइड होता है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। और जो नेगेटिव होते हैं वो कुछ इस प्रकार से -1 -2 -3 -4 माइनस इनफाइनाइट तक। तो प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट के बीच में जो समस्त संख्याएं होती हैं, प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट के बीच की जो समस्त संख्याएं होती हैं भैया, उन्हें ही क्या कहते हैं, वे संख्याएं हम कह सकते हैं रियल नंबर का मतलब वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाए वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है। जो भी संख्याएं आपके जहन में, जो भी संख्याएं चल रही हो, जिन्हें आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, जिन्हें आप बता सकते हैं कि ये भैया संख्या रेखा पर है, उन्हें आप क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे, उन्हें रियल नंबर कहा जाता है। जितनी भी संख्याओं को आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल भी यहीं पे देख लेते हैं अपन, जैसे 2, हाँ भैया 2 है ना यार, यहां पे दिखा सकते हैं इसको। माइनस में -3 दिखा सकते। अरे मैंने तो अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि जितनी भी संख्याएं आज तक आपने सुनी है, जानी है, देखी है, जो भी संख्याएं आपके ख्याल में है, वो समस्त संख्याओं को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर ही कहते हैं। जितनी भी संख्याएं आज तक आपने सुनी, देखी, जानी है, समस्त संख्याओं को रियल नंबर ही कहा जाता है। जैसे 5, ये भी एक रियल है। जैसे -13, अब ये कैसे रियल है? अरे -13 वो माइनस इनफिनिट तक है, 4 के बाद कहीं ना कहीं -5 -13 भी आएगा बीच में कहीं ना कहीं, तो वो भी तो है, वो भी तो है भैया, है ना, वो भी तो है। क्या है? रियल नंबर है। यहां पे 205 लिखा है, ये भी एक रियल नंबर है। जैसे 2.8 लिखा है, 2.8
2 और 3 के बीच में ऐसे छोटे 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 10 कॉलम होंगे। 2.8 यहीं कहीं 10 कॉलम के बीच में आएगा। समझ में आ रहा है? 2.8 की कहानी भैया, 2.8 की कहानी, ठीक है ना। तो 2.8 यहीं कहीं आएगा भैया, 2.8 यहीं कहीं आ जाएगा, आसानी से आपने बता दिया 2.8 का, ठीक है। जैसे 5.6, अब 5.6, 5 और 6 के बीच में ऐसे छोटे 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 10 कॉलम होंगे, तो वहीं कहीं आएगा 5.6। 13.5 ये भी कहीं ना कहीं आएगा। माइनस में 3.5, अरे माइनस में 3.5 भी तो यहीं कहीं आएगा। माइनस में 3.5 भी तो आएगा कहीं ना कहीं यहीं पे, माइनस में 3.5। माइनस में 13.5 ये भी कहीं ना कहीं यहीं आएगा, आएगा ही आएगा भैया। 6 पॉइंट में 6.7 ये भी कहीं ना कहीं आएगा। तो जितनी भी संख्याएं हैं उस समस्त संख्याएं, जैसे कहीं पे मान लो लिखा हो 2/5, तो ये भी तो आएगा ना। 2/5 का मतलब 0.4 होता है, तो 0.4 यहीं कहीं आएगा। जैसे 22/7 तो ये भी कहीं ना कहीं यहीं आएगा। 3.14 होता है, इसका भी मान यहीं कहीं नहीं आएगा। जैसे माइनस में 13/8 ये भी कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। ये समस्त संख्याएं, जितनी भी संख्याएं आपके सामने लिखी, जैसे √2 इसका भी मान आएगा यार। √2 का मान 1.414 समथिंग होता है, 1.414 यहीं कहीं आएगा, 1.414 का मान। तो ये भी है। √3 ये भी है। 6th रूट में 5 ये भी है। ये दशमलव में सारी संख्याएं आएंगी तो सबका मान पॉसिबल है यहां पे, ठीक है। ये समस्त संख्या है। जैसे क्यूब रूट में 9 ये भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कहीं लिखा है पाई, पाई आएगा कि नहीं? पाई इज वास्तविक संख्या या नहीं? पाई जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है या नहीं है, जल्दी बताइए। पाई देखो, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पाई हमारी वास्तविक संख्या है या नहीं है। कंफ्यूजन तो बना ही रहेगा, पाई आपकी वास्तविक संख्या है या नहीं है, इसके लिए कंफ्यूजन तो बना ही रहेगा। देखो, जो कंफ्यूजन है ना, वो पाई का वास्तविक संख्या में नहीं है, वो कंफ्यूजन आपके परिमेय अपरिमेय में है कि परिमेय में नहीं होता है, होता है। ये परिमेय अपरिमेय में वो कंफ्यूजन है एक ठो, यहां पे नहीं। पाई एक वास्तविक संख्या। अरे अभी तो कुछ देर पहले मैंने तुमसे कहा, जितनी संख्या तुमने आज तक सुनी है, देखी है, जानी है, देखा है, सब कुछ, समस्त संख्याएं A to Z, सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है भैया? वास्तविक संख्या ही कहा जाता है। तो ये एक वास्तविक संख्या ही है, पाई भी वास्तविक संख्या है। बात समझ में आ रही है? स्मॉल जी, कैपिटल जी, एप्सिलॉन, ये सब के सब आपके वास्तविक संख्या है। जितनी भी संख्याएं आप सोच सकते हैं, जीरो भी एक वास्तविक संख्या है, शून्य भी एक वास्तविक संख्या है, माइनस में एक भी एक वास्तविक संख्या है। ये समस्त रियल नंबर है जो आपके सामने यहां पे दिख रहे हैं। ये समस्त संख्याओं को वास्तविक संख्या ही कहा जाता है। जो आपके सामने ये संख्या नजर आ रही है, इन समस्त संख्याओं को वास्तविक संख्या ही कहा जाता है। बताओ, क्या ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं आप सभी को? बोलो बोलो बोलो, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं आप सभी को भैया? वास्तविक संख्याएं समझ में आ गई? जल्दी बताओ, वास्तविक संख्याएं समझ में आ गई? क्या होती है वास्तविक संख्याएं? वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, उन्हें वास्तविक संख्या, ये आपकी संख्या रेखा है। जहां पर भी इसको आप प्रदर्शित कर दोगे वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। और ये आपके एग्जाम्पल है। मैंने कहा जितनी भी संख्याएं आप सोच सकते हो, आप जितनी भी संख्याओं की आप कल्पना कर सकते हो, सब की सब, जितनी संख्याएं आपने आज तक कैलकुलेशन किया है या आज तक आपने जितनी संख्याएं पढ़ा है, सब की सब संख्याओं को वास्तविक संख्या ही कहा जाता है। बोलो, समझ में आ रहा है? चलो, अब इसके बाद भैया कौन सी संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती हैं? तो जो वास्तविक नहीं होती है उनको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। बात समझ में आ रही है?
कैसी संख्याएं कहा जाता है? काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। क्या होता है काल्पनिक संख्याएं? समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं, देखते हैं। काल्पनिक ऐसी चीजें जो हमारी कल्पनाओं में सिर्फ होती हैं। अरे संख्या बाद में पढ़ेंगे, पहले इमेजिनरी तो जान लो कि व्हाट इज इमेजिनरी। व्हाट इज इमेजिनरी इन योर लाइफ? आपकी जिंदगी में इमेजिनरी क्या होता है? तो जो चीजें सिर्फ हमारी कल्पनाओं में हैं, जिनका हमने हमारे दैनिक जीवन से या हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं, केवल कल्पनाओं में होता है, उन्हें ही हम काल्पनिक कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक रेड कलर की लाइन खींची। अब मैंने यहां से आपसे कहा कि मैंने एक रेड कलर की सीधी लाइन खींची। अब मैंने खींचा तो नहीं रेड कलर की लाइन, लेकिन आपकी कल्पना में वो रेड कलर की ऐसी सीधी लाइन नजर आ रही थी, है ना? मैंने नहीं खींचा, मैंने बस कहा कि मैंने एक रेड कलर की लाइन खींची, लेकिन आपने कल्पना में रेड कलर की वो सीधी लाइन देख रहे थे आप। तो जो चीजें केवल कल्पनाओं में होती है ना भैया, कहां होती है? कल्पनाओं में होती हैं। जो चीजें केवल कल्पनाओं में होती हैं उन्हें ही काल्पनिक संख्या कहा जाता है। कल्पनाओं में जो चीजें होती हैं वो सच थोड़ी होती हैं यार। भाई कल्पना में जो चीज होती है वो सच होती है। ये संख्याएं सच नहीं होती है, फरेबी संख्याएं हैं। कल्पनाओं में तो बहुत कुछ यार आता है। कल्पनाओं में क्या करें? कल्पनाओं में तो हमारी कैटरीना कैफ भी आती हैं, वो भी हमारी हैं। तो क्या कैटरीना कैफ हमारी हैं? नहीं ना। तो कहने का मतलब है कि कल्पनाओं की बातें कभी सच नहीं हो सकती। इसी तरह से इमेजिनरी नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो केवल कल्पनाओं में आता है, इसका उत्पन्न केवल कल्पनाओं में होता है, तो ये कभी भी सच नहीं हो सकता। ये कल्पनाओं वाला नंबर होता है। बताओ समझ में आ रहा है ना? चलो, अब कल्पनाओं वाला नंबर है तो आता कब है? जैसे इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने होंगे। जैसे समझिए, मैंने कहा कि +2 का स्क्वायर करके बताओ क्या आएगा। तो आपने कहा सर जी +2 का स्क्वायर +4 आएगा। मैंने कहा -2 का स्क्वायर करके आओ, बताओ क्या होगा। तो आपने कहा सर जी -2 का स्क्वायर -4 होगा। हैं? -4 होगा? अरे -2 का स्क्वायर -4 कैसे होगा भाई? रॉन्ग बता रहे हो आप। बताओ, -2 का स्क्वायर +4 होगा। इन दोनों बातों से मिला के हमें यही बात समझ में आई कि संख्या नेगेटिव हो या संख्या पॉजिटिव हो, संख्या नेगेटिव हो या संख्या पॉजिटिव हो, जो उसका स्क्वायर होगा, जो उसका वर्ग होगा, वो हमेशा धनात्मक होगा। जो उसका वर्ग होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, उसका जो वर्ग होगा भैया वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यही चीज हमें समझ में आई। यानी कि वर्ग सदैव धनात्मक होते हैं। वर्ग सदैव धनात्मक होते हैं भैया। वर्ग जो आपके स्क्वायर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जो इसको स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर्स ऑल आर ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर्स जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जो वर्ग होंगे वो हमेशा धनात्मक होंगे। बात समझ में आ रही है? जो वर्ग होंगे वो हमेशा धनात्मक होंगे भैया। चलो, ये भी समझ में आ गया। अब ये बात तो कल्पना की है नहीं, ये तो सच है ना यार। इसमें थोड़ी कल्पना है कि वर्ग हमेशा धनात्मक होते हैं, इसमें कल्पना थोड़ी है, तो सच बात है। ये जो कैलकुलेशन है ये गणित में तो सच है, इसकी तो कोई कल्पना कर नहीं सकता कि नहीं सर जी ये तो आप कल्पना की बात कर रहे हो, वर्ग हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ये कल्पना वल्पना नहीं भाई, ये सच है। सुनो, चलो, वर्ग हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये कल्पना नहीं, ये सच है। गाना सुने हो तुमने? बताओ। पता नहीं कौन कौन से गाना आते हैं कल्पनाओं वाले, है ना? कल्पनाओं में हीरो हीरोइन मिलते हैं, पता नहीं कौन कौन से वो बातें हो जाती, पता चलता वो सपना देख रहा होता है। ऐसा तुम्हारे साथ भी होता होगा। तुम भी किसी के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते होगे सपने में, फिर पता चलता होगा अरे यार वो तो हमारी है ही नहीं, हमने तो बस सपना देखा। तो वैसे ही है, ठीक है ना? सुनो, वर्ग क्या होंगे? हमेशा धनात्मक होंगे, ये बात तो सच है भैया। अब मान लो कि आप जैसा कोई एक ब्रिलियंट छात्र
जो पहले रहा होगा उसने सोचा होगा कि यार गणित में कहा जाता है कि वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्ग नेगेटिव आ जाए? यह होता नहीं है, उसने सिर्फ कल्पना किया कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्ग नेगेटिव आ जाए। कल्पना करना शुरू कि हमारी कोई ऐसी संख्या होगी जिसका वर्ग करें। कोई ऐसी संख्या होगी, मान लो वो संख्या x है, जिसका हम वर्ग करें तो वर्ग हमारा ऋणात्मक आए। मान लो इसका मान माइनस में 25 आए, वर्ग हमारा ऋणात्मक आए। ऐसा किसी ने कल्पना किया, मान लो आपने ही कल्पना किया कि ऐसी कोई संख्या हम चाहें जिसका हम वर्ग निकाले तो वो ऋणात्मक आ जाए, नेगेटिव आ जाए। ऐसी कोई संख्या की तलाश में तुम चल दिए, तुम निकल गए, तुम उड़ने लगे, वाह भाई वाह। ऐसी कोई संख्या तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी, ऐसी कोई संख्या तुम्हें निकालनी पड़ेगी। चलो, अच्छा, यहां से एक और बात हमें सीखने को मिलती है भैया कि जो वर्गमूल निकलता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही निकल सकता है। इसका वर्गमूल भले प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही होगा, क्योंकि वर्ग हमेशा धनात्मक होते हैं, तो वर्गमूल भी हमेशा धनात्मक संख्या का ही निकलेगा। अब आपने सोचा कि मान लो वो संख्या x है जिसका हम स्क्वायर करें तो माइनस में 25 आएगा। अरे वो संख्या अगर x है तो अगर उस संख्या का मान चाहिए तो आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, माइनस में 25। कह दो कि हाँ सर, हाँ 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 हाँ, माइनस में 25 करना होगा, बोलो हाँ। माइनस में 25 करना होगा, बोलो हाँ। तो माइनस में 25 करना होगा, कोई एतराज नहीं है, ठीक है ना। चलो, अब यहां से देखो, x बराबर में माइनस में 25 दे रखा है करड़ी में, तो आपको पता है कि इसको तो आप ऐसे कर नहीं सकते, तो आप इसको ऐसे कर दो, 25 गुणे -1, फिर सेपरेट कर दो इसको। x बराबर 25 करड़ी में अलग कर दिया और गुणे में -1 करड़ी में अलग कर दिया। अब 25 का वर्गमूल तो 5 आ जाएगा, करड़ी में 1 का वर्गमूल नहीं आता है तो उसको i लिखा जाएगा, 5i। i फॉर व्हाट? ये जो i है इसका मतलब होता है इयोटा। क्या होता है? इयोटा। लोटा मत पढ़ना, आई है। पता चले तुम लोटा पढ़ने लगे, सर जी ने बताया आई का मतलब लोटा, आई का मतलब लोटा, नहीं नहीं लोटा नहीं, इयोटा, ठीक है ना। तो ये इयोटा हो गया। इयोटा एक ग्रीक वर्ड है, इसका अंग्रेजी मतलब होता है इमेजिनरी, यानी काल्पनिक, ठीक है भैया। तो जिस भी संख्या के साथ आई लगा होगा ना वो इयोटा वाली संख्या होगी, वो इमेजिनरी होगी। और आई आता कब है? आई का मान क्या होता है, समझ गए ना तुम? आई का मान तुम समझ गए हो, करड़ी में -1 होता है, आई का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना। तो करड़ी में -1 होता है। आई की कैलकुलेशन कक्षा 9 में सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। जब आप क्लास 9th में रहे होंगे तो आई की कैलकुलेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तब आई रहता है हमारे साथ, ठीक है भैया। तो इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल देखो, जैसे 5i लिखा हो, 2i लिखा हो, जिसके साथ भी i लगा हो, 3i लिखा हो, 4i लिखा हो, माइनस में 6i लिखा हो, माइनस में 49i लिखा हो, करड़ी में 2i लिखा हो, है ना, करड़ी में 3i लिखा हो, माइनस करड़ी में 5i लिखा हो, ai लिखा हो, bi लिखा हो। मतलब इस तरह की संख्याएं जिनके साथ भी i लगा हो तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं? वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं भैया। अब बताओ, क्या जिनके साथ आई लगा है क्या उन्हें हम इस तरह संख्या रेखा पर कहीं दिखा सकते हैं? इस संख्या रेखा पर कहीं उनकी जगह आएगी? नहीं, तो इन्हें हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं वे संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जाता है उन्हें ही काल्पनिक संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसान सी चीजें भाई समझ में आनी चाहिए। सिंपल है कॉन्सेप्ट, सिंपल है बातें, सिंपल हो तुम और सिंपल है हम। समझोगे मिलके तभी होगी कहानी और आगे बढ़ेगे और दूर होंगे गम। समझ में आ रहा है? चलो, मेरे शेरो शायरी ऐसे तुम्हें मिलती रहेगी, घटिया वाली। चलो,
इमेजिन नंबर का मतलब क्या होता है? वे संख्याएं जो हमारी सिर्फ कल्पनाओं में होती हैं, उनका हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसी बातों को हम इमेजिनरी कहते हैं। और संख्याएं भी ऐसी होती हैं, वे संख्याएं जिनका गणित से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कल्पनाओं में आई हुई किसी के संख्या है, तो उन्हें काल्पनिक कहते हैं। काल्पनिक संख्या कुछ इस तरह से बनती है, वर्ग सदैव धनात्मक होते हैं, स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। यहां से नहीं, ये तो आपको बेसिक चीज मैंने बताया जो गणित में सत्य बातें हैं। इमेजिन नंबर ऐसे फॉर्म होता है, जब भी कभी किसी माइनस वाली संख्या का वर्गमूल निकालने को आ जाए तो वहां पे इमेजिन नंबर बन जाता है। अब देखो बच्चा, जैसे आप इसका इस्तेमाल खाली संख्या पद्धति में नहीं करते हो, इसका इस्तेमाल आप कई जगहों पे करते हो। जैसे आप बड़े हो जाओगे, जब आप थोड़े बड़े होगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अलजेब्रा। अलजेब्रा जब पढ़ाऊंगा तो उस समय भी मैं आपको बताऊंगा, वहां पे आता है एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में भी ये सारी चीजें निकल के आती हैं। बताओ, समझ में आ रहा है सभी को? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े। इमेजिनरी हो गया, जिसके साथ भी आई तुम्हें दिख जाएगा वो इमेजिनरी होता है। इसके बाद एक और नंबर होता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। भैया सम्मिश्र संख्या माने कुछ नहीं, ठीक है? रियल नंबर प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के साथ इमेजिन नंबर को अगर जोड़ दो या घटा दो तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। रियल नंबर के साथ इमेजिन नंबर को जोड़ दो या घटा दो तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। भैया बात समझ में आ रही है? रियल नंबर के साथ इमेजिन नंबर को जोड़ दो या घटा दो तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। जैसे 5 + 2i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3 - 4i, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 7 - 5i कॉम्प्लेक्स नंबर है। 10 + √3i, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। √a + √bi एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरह के जो संख्याएं होती हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया? अरे बोलो बोलो बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया? जिसमें आपको रियल और इमेजिनरी दोनों दिखेंगे। रियल के साथ साथ अगर इमेजिनरी को आप जोड़ दो या घटा दो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता हुआ नजर आ जाएगा। रियल नंबर के साथ अगर इमेजिन नंबर को जोड़ दो या घटा दो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता हुआ नजर आ जाए। यहां से एक और चीज मैं आपको सिखा देता हूं इसी से रिलेटेड, वैसे तो है नहीं बट सिखा दे रहा हूं। संयुग्मी या कॉन्जुगेट। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, पहली बात तो ये समझो कि ये जो इमेजिन नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में बस वास्तविक संख्या है, बस रियल नंबर है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप जानते रहो, इसके बारे में जानना चाहिए आपको कि रियल और इमेजिनरी क्या होता है। क्योंकि भले आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप और चीजें पढ़ते हो, जैसे अलजेब्रा वगैरह पढ़ते हो, तो वहां पर इनका रूल निकल के आता है, वहां पर इनको जरूरत पड़ती है, इनका कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, इनका कॉन्सेप्चुअल बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, चलो संयुग्मी क्या होता है पहले इसको जान लो। संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब बस चिन्ह बदलता है। जैसे मान लो कहीं लिखा है 5 + 3i, किसी ने कहा कि इसका संयुग्मी बताओ आप, इसका संयुग्मी बताओ आप। तो 5 + 3i का संयुग्मी पता है क्या होगा? 5 - 3i होगा। 5 + 3i का संयुग्मी 5 - 3i होगा। 7 - 2i का कॉन्जुगेट माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा। 7 + 2i मतलब सेम टू सेम रहेगा। 7 2i सेम रहेगा, यहां माइनस है तो जब संयुग्मी लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चिन्ह बदलता है। अब कोई जरूरी नहीं कि खाली कॉम्प्लेक्स नंबर में ही हो, ये कहीं पर भी हो सकता है। जैसे √3 - √2, किसी ने कहा कि आप इसका संयुग्मी बताओ। किसी ने कहा आप इसका संयुग्मी बताओ, तो आप क्या बताओगे? √3 + √2, इसका संयुग्मी बता सकते हो आप।
स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। जैसे मान लो किसी ने कहा कि स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b, यहां ये देखो ये जो संख्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन किसी ने कहा कि आप इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो बच्चा इसका भी कॉन्जुगेट बता सकता है। कॉन्जुगेट बताने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स का होना जरूरी नहीं, किसी भी संख्या का कॉन्जुगेट बताया जा सकता है। क्या बताओगे इसका? तो रूट ए माइनस रूट बी बता दोगे, रूट ए माइनस रूट बी बता दोगे। अब ये कोई जरूरी नहीं भैया कि खाली ऐसी संख्याओं में हो सकता है, आप ऐसा भी इसका भी बता सकते हो, जैसे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इसका भी किसी ने कहा कि संयुग्मी बताओ। जब आप बड़े हो जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो जरूरत पड़ती है वहां पर भी। तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का जो संयुग्मी होगा वो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होगा। तो संयुग्मी मतलब किसी का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि संयुग्मी के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर होना जरूरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही संयुग्मी निकलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। संयुग्मी मतलब किसी का भी संयुग्मी आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? बताओ समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ रहा है सभी को? जल्दी बोलो भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात समझ में आ रही है? तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी इस तरह की चीजें होती है। तो जैसे आपने यहां पे कहा कि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा, और रूट ए प्लस रूट बी, तो रूट ए माइनस रूट बी हो जाएगा। मतलब संयुग्मी का मतलब किसी का भी संयुग्मी हो सकता है। संयुग्मी मतलब कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड नहीं है, संयुग्मी एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? कह दो हां सर ठीक है, कह दो कि हाँ सर ठीक है। बताओ समझ में आ रही बातें? सुनो ध्यान से मेरी बात, मैंने आपसे क्या कहा, खासकर ये जो 3 नंबर हैं, रियल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो उसके बाद आपने देखा, मतलब रियल के बारे में मैं आपको बताऊं ना कि समझ संख्या। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर जी पाई कैसे रियल है? वो कंफ्यूजन मैं कल की क्लास में दूर करूंगा जब मैं आपको परिमेय अपरिमेय पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? अभी कंफ्यूज मत हो, बस इतना जान लो कि समस्त संख्याएं, जितनी संख्याएं आज तक आपने सुनी जानी देखी बोली है, वो समस्त संख्याएं आपकी रियल होंगी। पाई भी एक रियल नंबर है, पाई भी एक वास्तविक संख्या है। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो जितनी भी संख्याओं को आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं भैया। संख्या रेखा मतलब जिसमें माइनस इंफाइनाइट से लेके प्लस इंफाइनाइट तक पूर्णांक, भिन्न और हर तरह की संख्याएं होती हैं। ठीक है? तो आपने कहा ये सभी संख्याएं भैया रियल ही सब कुछ है दुनिया में। समझ में आ रहा है ना? और ये समस्त संख्याएं आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है। फिर आती है इमेजिन नंबर का कॉम्प्लेक्स। इमेजिनरी क्या होता है? जो सिर्फ हमारी कल्पनाओं की चीजें होती हैं उन्हें इमेजिनरी कहा जाता है। नंबर के साथ भी सेम कहानी है। जो नंबर हमारी केवल कल्पनाओं में आता है, जिसका वास्तविक जीवन से हमारे कोई लेना देना नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? इमेजिनरी या काल्पनिक संख्या कहते हैं। संख्या में, गणित में भी यही चीज होती है। जैसे हमसे एक चीज मैंने आपको बताया कि वर्ग हमेशा धनात्मक होते हैं। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर जी मैं चाहता हूं वर्ग ऋणात्मक आ जाए, तो आप जबरदस्ती किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक लेके आ रहे हो, तो उस संख्या का, अगर आपको संख्या का पता लगाना है तो संख्या, उसके वर्ग का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो -25 का वर्गमूल आ ही नहीं सकता, तो 25 को अलग कर दिया, इसको अलग, ये जो माइनस आई आया, -1 आया करड़ी के अंदर, तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 का मान होता है आई, और आई का मतलब होता है इयोटा। ये जिस भी नंबर के साथ आई लगा होगा वही नंबर आपका इमेजिनरी होगा, वही नंबर आपका क्या होगा? काल्पनिक संख्या होगा। जिस भी नंबर के साथ आई लगा होगा, अगर आप किसी नंबर के साथ आई लगाते हैं तो नंबर आपका इमेजिनरी कहलाएगा। फिर आती है बारी कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स बहुत सिंपल है। रियल नंबर और इमेजिन नंबर के प्लस माइनस के साथ अगर आप जोड़ दो, अगर आप प्लस भी कर दोगे तब भी आपको मिल जाएगा, आप माइनस भी कर दोगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो रियल प्लस माइनस इमेजिनरी इक्वल्स टू क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स आपने देखा कि यहां पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मैंने देखा यहां पे। फिर एक कॉन्सेप्ट हमने और सीखा जिसका नाम है संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है भैया? कुछ नहीं होता कॉन्जुगेट, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, बस इतनी चीजें होती है कॉन्जुगेट। ठीक है? आज देखो समझ लो कि संख्या पद्धति की समझ लो आज पहली क्लास है। कल तो मैंने खाली चार्ट बनाया था और उसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम एक एक चीज को पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चार्ट को अपने कॉपी के पहले पेज पे बना लेना और उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम एक एक चीज पढ़ेंगे। जैसे चार्ट में फंडामेंटल डिजिट था,
फिर डिराइव नंबर था, फिर वहां पे स्थानीमान जातिमान नहीं था, लेकिन इसके अंदर क्या क्या होता है वो स्थानीमान जातिमान के बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी मैंने यहाँ पे कराए आपके सामने। फिर आपने देखा कि जातिमान, फिर आपने देखा वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके विषय में भी हमने जाना, फिर काल्पनिक क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है, अरे सब जान गए हैं। ठीक है, अब हमें कल से पढ़ना है परिमेय अपरिमेय के बारे में। ठीक है भाई, पहले हम एक बार समझ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिटेल में देखेंगे उनके सवाल। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें में पढ़नी है, आराम से पढ़ेंगे, कोई घाई नहीं, प्यार से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो ठीक है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। आज बस इतना ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे तो आपको परिमेय संख्या के बारे में आगे पढ़ाएंगे। ठीक है भैया, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, प्यार से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, लव यू।